ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो द फर्स्ट केस में सेकेंड। ओके, क्यों सेकंड? NO2 और ब्रोमीन दोनों ही जो हैं उनकी वजह से, राइट? ब्रोमीन तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। नहीं बेटा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना बच्चे, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आर शो करता है, प्लस आर है ना। अगर पाई बॉन्ड हो ना तब वो प्लस आर शो करता है ना, अदरवाइज वो माइनस आई इफेक्ट ही शो करता है, ठीक है। यस। तो फर्स्ट केस में क्या है कि हम ऐसे कंपेयर करेंगे इसको कि जो CH3 का H है उसके सामने CH3 अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और दूसरी साइड क्या है, ये H है, एक साइड ब्रोमीन है और दूसरी साइड NO2, और दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ए में जो सेकंड पार्ट है, दिस वन इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट वन बोलो। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? इसमें भी सेकंड ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो CH3 CO तो दोनों साइड ही है, CH3 CO जो है वो तो ग्रुप है ही। इस CH3 के
ये CO जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। बट सेकंड पार्ट में क्या है, CH3CO तो है ही, इन H के साथ क्या है, CN, तो CN भी विड्रॉइंग ग्रुप है, CO भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उससे जो है जो H है दैट बिकम्स मोर एसिडिक, तो इसलिए दिस वन इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट बोलो, C में फर्स्ट वन। सर फर्स्ट। हाँ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, COR जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, दिस हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये जो है इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देगा, इसलिए दिस वन इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट में बोलो, SH और OH। SH। गुड, क्योंकि अब ये केस कौन सा हो गया, डाउन द ग्रुप वाला। हाँ, तो डाउन द ग्रुप जो है वो बॉन्ड लेंथ देखी जाएगी, साइज डोमिनेट करता है, ठीक है ना, इसलिए जो SH वाला है दैट इज मोर एसिडिक देन OH। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे जाते तो OH वाला हम कंसिडर करते हैं कि मोर एसिडिक है, बट यहाँ पे OH और SH जो है वो ग्रुप में लाई करते हैं, तो मैंने बताया था उस दिन भी कि अलोंग द पीरियड हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर करते हैं, और डाउन द ग्रुप हो तो साइज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू, सर ए में सेकंड। ओके, बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो आपको पता है when there is nitro group at the para position तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो पे, इसलिए पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक। सेकेंड पार्ट में देखोगे, बोलो, विच वन इज मोर एसिडिक, सेकेंड वन, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली ये लोन पेयर एक तो कॉन्जुगेशन में है, इसमें क्या है, ये पूरा रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट ये वाला पूरा जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो दैट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए सेकेंड वन इज मोर एसिडिक। थर्ड में बोलो, C में, सेकंड। अगेन सेकेंड is more acidic. Okay, arrange the given phenol and its derivatives in their decreasing order of acidity. सर लास्ट की सबसे ज्यादा होगी। Okay, NO2. Okay, and what about chlorine? अब फर्स्ट की सबसे कम होगी।
फोर्थ सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट सबसे कम। सही है। फ्लोरीन का ज्यादा होगा। फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या ऑप्शन है? जो हम ऑप्शन एक्चुअली इसमें अगर हम कंपेयर करें ना तो सर इन दोनों में तो साइज का इफेक्ट लगना चाहिए ना। साइज बचे तब अलग था जब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है ना। यहाँ फ्लोरीन के साथ थोड़ी हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन तो ओ के साथ अटैच है। इनका सिर्फ विड्रॉइंग इफेक्ट देखा जाएगा। अब होता क्या है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करें ना, अगर हम फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम प्लस आर भी ज़्यादा होगा क्लोरीन से। नो डाउट कि माइनस आई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम, बट इसमें क्या है, प्लस आर क्यों ज़्यादा होगा कि इसका भी 2p होगा, इसका भी 2p, बट यहाँ क्या होगा 3p2p जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसका प्लस आर कम होता है, बट इसका प्लस आर और माइनस आई ऑलमोस्ट जो है ना बैलेंस कर जाता है। इसलिए मतलब कंफ्यूजन है मुझे कि बी और सी में कौन सा सही होगा। इसमें सी दिया है। सी है ना, बिल्कुल सही है, वो सी ही होगा। क्यों सी हो गया, समझ आया? क्योंकि फ्लोरीन का जो, एक बार वापस बता। हाँ, फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर कंपेयर करें ना, तो अगर तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होता, समझना बात को, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिंग, इफ इंडक्टिव इफेक्ट is operating, if only inductive effect is operating, then fluorine has more minus I effect than chlorine, क्योंकि because of electronegativity. But when inductive and resonance both are taking part, तो क्या होता है, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो जो पाई बॉन्ड बनेगा, जब पाई बॉन्ड बनाएंगे हम, रेजोनेंस शो करवाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड बनना है ड्यू टू रेजोनेंस, ये कार्बन का भी 2p है, इसमें कार्बन का भी 2p जो है वो आ रहा है, और फ्लोरीन का भी 2p, तो यहाँ 2p रेजोनेंस है। बट जब क्लोरीन की बात आती है तो ये जो रेजोनेंस होती है, इस रेजोनेंस में क्या हो रहा है, क्लोरीन का तो 3p है और इसका 2p, तो पाई बॉन्ड कौन सा स्टेबल होगा, 2p के 3p2p? 2p, इसलिए फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट जो है ना वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है। अगर प्लस आर इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। क्योंकि पहले में 2p होगा, दूसरे में 3p2p, फिर 4p2p और फिर 5p2p। इसलिए जब फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर करते हैं हम, तो फ्लोरीन जो है
वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब दोनों इफेक्ट लग रहे हो ना तो माइनस आर आई और प्लस आर ऑलमोस्ट बैलेंस कर जाते हैं इसके, तो स्लाइटली विड्रॉइंग होता है। इसलिए क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देन फ्लोरीन। ये किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 1 के 2? 1K है सर। अच्छा ओके, समझ गए? समझ गए सब क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ सर। Yes. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो हमें हाइड्रोजन तो यही से निकालना है, और सारे जो हाइड्रोजन निकालने वाले कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट जैसे ही आप ये निकालोगे वी गेट दीज एनाइंस, तो अब एनाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। सर बी सबसे ज्यादा होगा ना? वाई नॉट, अच्छा हाँ बी, बी यू आर राइट, बी शुड बी मोस्ट एसिडिक। क्यों? एरोमेटिक। सर एरोमेटिसिटी। बिल्कुल सही जवाब, एरोमेटिक हो रहा है। देखो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ये तो मतलब वही 7 मेंबर्ड एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ये नो डाउट की रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। बट ये ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन निकालना मोस्ट इजी होगा बी में, तो इसलिए इट इज मोस्ट एसिडिक। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड? सर यस, सर अगर पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर पूछते तो ए और सी में कौन सा ज्यादा एसिडिक होता? सी को लेते हैं हम, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ए में, है ना, वो ये रिंग का साइज भी मतलब मैटर करता है ना। रिंग का जो साइज है दैट ऑल्सो प्ले अ रोल। जितना बड़ा साइज होगा उतना जो है स्टेबल होगा, एंगल्स। सर तो इसमें ऑर्डर बी डी सी ए होगा। बी डी सी ए, यस राइट। ओके सर। चलो, वीकेस्ट एसिड बताना है आपको। सर बी। क्यों? वाई नॉट डी? सर वो एसआईआर इफेक्ट की वजह से दूसरे प्लेन में चले जाएगा, सेम हो। सर उसमें शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो देयर, और वो जो ये बोल रहा है ना स्टेरिक रिपल्शन, वो वो भी दोनों पार्ट प्ले करते हैं। क्योंकि COH जब कोई बल्की ग्रुप लगा हो, वैसे ये बल्की नहीं है पर फिर भी ऑर्थो पे पोजीशन पे लगा हो कोई ग्रुप, तो वो इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर देता है ना। इसलिए जो बी है, और इसका देखो -I और +R होगा, इसका भी -I और +R होगा, तो +R हिंड्रेंस की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, बट -I जो है वो इधर ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो वैसे तो D ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये B जो है दैट इज़ मोर एसिडिक। ठीक है।
एक मिनट, तो फिर अगर वीकेस्ट एसिड पूछा है, सर सी होगा ना? बच्चा सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, समझे? माइनस आई इफेक्ट्स के तो बढ़ जाएगा, मतलब सी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, है ना? ये जो हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं ना, वो आई थिंक कि ये बनाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब H+ निकलेगा। H+ निकलने के बाद O नेगेटिव जो है दैट विल फॉर्म इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 इतने मेंबर, 2 2 4 2 6, हाँ तो 6 मेंबर ड्रिंक बन रहा है। तो ये माइनस आई इफेक्ट इसका अगर ज़्यादा है ना, और उससे H+ जल्दी निकल जाएगा, और निकलने के बाद ये किलेट इफेक्ट भी हो जाएगा। समझे बात को? इसलिए जो ऑर्डर होगा दैट शुड बी पहले सी, फिर ए के बाद डी और फिर बी। समझे? सर ए के पहले डी क्यों नहीं आया? हाँ, डी क्यों नहीं आया? क्योंकि ओवरऑल ये है तो रिलीजिंग ग्रुप ही ना। OH ग्रुप जो है दैट इज रिलीजिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पे OH का कौन सा इफेक्ट होता है? रिलीजिंग इफेक्ट। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? ए से कम। बट फिर हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक। तो ये किलेट इफेक्ट की वजह से जो डी है दैट इज मोर एसिडिक देन बी। यस सर। चलो, अरेंज pH ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहला है फिनोल, फिर है इथाइल अल्कोहल, देन इट इज फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक और फॉर्मिक में बीच में इज मोर एसिडिक। बेंजोइक। क्यों? रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस तो COH की वजह से कम ही होती है। पर ये H है और ये पूरा रिंग है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना? तो और अगर रेजोनेंस लेते हो आप इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा H का। इनका तो क्लियर ही है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें ये 1 है, ये 2 3 4 राइट। तो 1 और 2 में तो क्लियर ही है कि
जो 1 है दैट इज मोर एसिडिक देन 2, बट ये दोनों इन दोनों से एसिडिक होंगे। तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है? और सर पीएच को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो 2 और 1 तो सबसे आगे आएंगे ना? नहीं, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ सिर्फ पहले बच्चे। यस सर, पीएच तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, यस सर। है ना? तो अब आप बोलो कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो याद रखना ये आप लोग कि जो फॉर्मिक एसिड है दैट इज़ मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड, मतलब सारे, और बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है ये एक्सेप्शन मान लो, या फिर ये इस तरह से जो अगर COH का इफ़ेक्ट देखो आप तो फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से। वैसे ही जैसे वाटर और मिथेनॉल का केस है ना, याद है ये? वाटर और मिथेनॉल में विच वन इज मोर एसिडिक? मिथेनॉल। वैसे तो मिथेनॉल एसिडिक नहीं होना चाहिए वाटर से, समझे? बट इट इज़ एन एक्सेप्शन कि ये रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ तो है नहीं रिलीजिंग ग्रुप, तो वाटर ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। इथेनॉल से ज़्यादा होता है वाटर, है ना? वाटर इज़ मोर एसिडिक देन इथेनॉल, है ना? बट मिथेनॉल इज़ मोर एसिडिक देन वाटर। वैसे ही ये भी एक एक्सेप्शन ही मान लो, है ना, कि जो मिथेनॉल है ये बेंजीन रिंग एज अ रिलीजिंग ग्रुप काम करता है, रिलीजिंग, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या हो गया फिर? रिलीजिंग इफेक्ट होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माना जाएगा, तो दैट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसलिए फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड। तो पीएच का ऑर्डर इसलिए हो जाएगा 2 1 4 3। इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड। ठीक है? सर वो मेथनॉल और पानी वाले का जो रिस्ट्रिक्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा, there is no as such explanation, but methanol is more acidic than water. ओके वैसे ही ये है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड, बट इसका टू सम एक्सटेंट वी कैन एक्सप्लेन कि बेंजीन इज treated as electron releasing group, it has no releasing or withdrawing neutral है ये, but benzene is taken as releasing group, that's why decrease the acidic strength. Okay, arrange the acidity. बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बोलो इनमें सब। हाँ जी, सर 1 बेटा पहले बताओ NH और N पॉजिटिव में विच वन हैज़ मोर माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा। हाँ N प्लस, तो इसका मतलब थर्ड इज मोस्ट एसिडिक बेटा, है ना? अब NH दोनों में, दूसरे पहले और दूसरे में दोनों में NH है, और NH जो है
उसका माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा माना जाएगा, फर्स्ट का या सेकंड का? माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली इट शुड बी फर्स्ट, फर्स्ट का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि फर्स्ट जो है OH से जो है 2 कार्बन दूर है और वो 3 कार्बन दूर है ना। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा होगा थर्ड, है ना, उससे कम होगा फर्स्ट और फिर होगा सेकंड, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये इससे 2 कार्बन दूर है, ये 3 कार्बन दूर है, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा इससे। बट यहाँ तो ये पॉजिटिव ही आ गया और पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है जब N पे पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए थर्ड फर्स्ट सेकंड आएगा। यस, अंडरस्टूड? किसी कोई डाउट? ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंपाउंड रिएक्ट्स विद NaHCO3 गिविंग CO2। तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं वो तो ये रिएक्शन जो NaHCO3 से जो है वो CO2 देते ही हैं, ठीक है। अब बचा फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन वाला हम पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ से अगर H पॉजिटिव निकलता है ना, तो भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। किया था ना लास्ट, उसमें था कि उससे Yes. NaOH से रिएक्शन करना है ना, तो वैसा ही यहाँ भी ये है तो रहेगा तो एरोमेटिक ही, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी हो जाएगा। इसलिए जो है फर्स्ट इज ऑल्सो जो है रिएक्ट विद NaHCO3, तो ये ए ऑप्शन। इफ सेकंड और थर्ड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि COH ग्रुप्स हैं ही। क्वेश्चन था फर्स्ट का, बट क्वेश्चन फर्स्ट का हमने पहले ही एक क्वेश्चन इसका किया हुआ है कि जब OH ग्रुप्स होते हैं और ये इनोल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म इजीली बन सकती है इसकी, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है, तो H+ जो है दैट बिकम्स मोस्ट एसिडिक, तो इट विल ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दैट्स वाई all the three can react with NaHCO3 giving CO2. Which pKa belong to which functional group in case of following amino acids? बोलो। सर COH का 1.8। COH का 1.8, ये क्वेश्चन मतलब पता नहीं ऐसे आते हैं क्वेश्चन, एक किसी प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन ये कि अच्छा ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको देखो वैल्यूज़ तो दी हुई है, वैल्यूज़ से कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना, बट आप ये देख सकते हो कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो एक ग्रुप है COH, एक ग्रुप है NH2 और एक ग्रुप है SH। तो इन तीनों को कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाँ, COH सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम SH, और फिर आएगा NH2।
है ना। तो अगर ऐसे कंपैरिजन करें तो जिसका एसिडिक सेंस सबसे ज़्यादा उसकी पीके सबसे कम, तो इसका मतलब इसकी 1.8 हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे SH आएगा तो इसकी 8.3 हो जाएगी, और थर्ड नंबर पे ये आएगा तो इसकी 10.8 हो जाएगी। ऐसे इसको कंपैरिजन कर सकते हैं ना। अब दूसरे पे आ जाओ। फिर एक COH है जो इस तरह से NH2 से अटैच है, दूसरा COH है जो CH2 से अटैच है, थर्ड NH2 है। तो बताओ इन दोनों में से, इन दोनों COH में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? पहला वाला। वेरी गुड। क्योंकि पहले वाला क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.19, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.25, और NH2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.67। कैसे कंपैरिजन किया समझाया? वैल्यूज़ हमें पता नहीं होंगी, है ना, बट हम तीनों को कंपेयर करके जिसकी एसिडिक सेंस ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगी उसका पीके सबसे कम होगा, ऐसा करके इसको कर सकते हैं। कर लोगे? Record the following sets of compounds according to increasing pKa. चल, पहला है साइक्लोहेक्सेनोल, दूसरा है फिनोल, थर्ड है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा के ए पहले कंपैरिजन कर लो, के ए का। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए, है ना। उसके बाद सेकंड। हाँ, फिर फिनोल और फिर साइक्लोहेक्सेनोल। तो ये सिंपल सा ऑर्डर हो गया। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फिनोल है और एक अल्कोहल है, यही हुआ ना। तो इसलिए अब बी में बोलो। एक है 1 ब्यूटाइन, एक है 1 ब्यूटीन और एक है ब्यूटेन। हाँ, 1 ब्यूटाइन, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, दूसरे में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, थर्ड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ऑब्वियसली sp वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp2 और फिर sp3। किसी को इसमें डाउट? कर लोगे? ओके। अब है एक प्रोपेनोइक एसिड, एक है 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, एक 2 नाइट्रो प्रोपेनोइक एसिड। ये भी बिल्कुल आसान है, तीनों ही प्रोपेनोइक एसिड है। एक नाइट्रो ब्रोमो में कंपैरिजन करना है, और नाइट्रो कौन कौन सा? थर्ड ज्यादा एसिडिक, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप वो भी सेकंड पे दिया है। अगर 3 पे दिए होते तो भी थोड़ा बहुत हमें कन्फ्यूज़न होता, तो भी कन्फ्यूज़न नहीं था, क्योंकि नाइट्रो जो है उसका माइनस आई इफेक्ट ब्रोमो से ज़्यादा होता है। बट एक 2 पे है, एक 3 पे है, तो 2 वाला जो है नाइट्रो इज़ मोर विड्रॉइंग देन ब्रोमो, इसलिए ये आएगा। और पी के ए की वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो के ए की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा के ए होगा उतना पी के क्या होगा? कम, है ना। एक मिनट बेटा। हेलो, चरण वंदना पापा जी, क्या? हाँ जी, ओके। तो
थर्ड का बोलो। एक फिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, और एक ऑर्थोक्रिसोल है। ऑर्थोक्रिसोल क्या होता है? मिथाइल। यही होता है ना? यस। तो बताओ अब इसमें क्या होगा। सर सेकंड और फर्स्ट और थर्ड। हाँ, अगर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान ले तो टू, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा ये, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा और रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। नेक्स्ट बोलो, हेक्साइलमीन। एनिलीन, मिथाइलमीन। सर सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड। सेकंड, हाँ सेकंड तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट फिर थर्ड। सेकंड फर्स्ट कैसे? क्योंकि ये तो इसका तो प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, और इसका, यस सर यस। है ना? तो सेकंड के बाद क्या होना चाहिए? थर्ड और फिर फर्स्ट। ये ओके, और जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इनके पी के ए की ऑर्डर। जैसे इसका के ए का ऑर्डर हुआ ये, तो पी के ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट। ओके सर जी बेटा। सर आपको डाउट हो जाए व्हाट्सएप पे। ओके, एक मिनट। किस सर नाम बॉन्ड रोटेशन। की? अभी भेजा? नहीं सर, 2 दिन पहले। नंबर बोलो अपना। 8983760127। 8983। प्रांशु। सर हाँ फ्रेंड्स। अच्छा, ओके ओके। हाँ, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ए बी एंड सी। अब देखो, इसमें अगर हम देखें, अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड करूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं। ये दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं ना? ऊपर वाला भी एरोमेटिक, नीचे वाला भी एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक हो रहे हैं।
बट ये जो है अगर ये करते हैं हम तो ये एक तो एरोमेटिक हो रहा है, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड रोटेशन है वो सी में सबसे डिफ़िकल्ट होगी। अगर सी में सबसे कम होगी रोटेशन तो इसका मतलब ए और सी का में से कोई होगा। अब बचा ए और बी। ए में भी दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं। सर जी बेटा। सर बॉन्ड रोटेशन एरोमेटिसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा? देखो रोटेशन कब हो सकती है? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। यस सर। तो सिंगल बॉन्ड अगर करते हैं और रिंग जो हैं वो एरोमेटिक हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड जल्दी बनेगा। जी सर। बट सी में अगर आप सिंगल बॉन्ड करते हो उसको तो एक एरोमेटिक हो रहा है, एक एंटी एरोमेटिक, तो उसमें सिंगल बॉन्ड करना डिफिकल्ट होगा सबसे, राइट। बट अब ए और बी की बात करें तो दोनों ही जो हैं वो एरोमेटिक हो रहे हैं। बट अगर इसकी बात करें बी की तो बी में रिंग का साइज बड़ा है, उसमें रिंग का साइज छोटा है। तो सर ए वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब रिंग एक्सपांशन। कंपैरेटिवली बी वाला ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि बी में रिंग साइज बड़े हैं ना। तो सर आपने तो बताया था कि मतलब रिंग एक्सपांशन रिंग एक्सपेंशन नहीं हो रही बेटा, यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इसको सिंगल बॉन्ड करना है इस कार्बन को, तो जो ये रिंग हैं दोनों, क्योंकि दोनों रिंग है ना बच्चे, एक रिंग होता तो एक्सपेंशन की बात करते हम, है ना। ये तो दोनों ही रिंग है, तो दोनों रिंग में, और किसकी बात कर रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब जो जो पाई बॉन्ड है ना उसको हमें तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड करना है उसको, ताकि फ्री रोटेशन हो सके। तो फ्री रोटेशन के बाद जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो अगर रिंग एरोमेटिक बन रहे हैं तो वो पाई बॉन्ड तोड़ना इजी होगा। अगर रिंग एंटी एरोमेटिक हो रहे हैं तो वो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसलिए हम सी को डिस्कार्ड कर दिया हमने, क्योंकि उसमें अगर पाई बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक रिंग तो एंटी एरोमेटिक हो रहा है और एक एरोमेटिक। इन दोनों में क्या हो रहा है? ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, इसमें भी दोनों एरोमेटिक। पर जब दोनों एरोमेटिक हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है ए या बी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा जो है वो जल्दी बनेगा वो उस फॉर्म में, है ना। कौन सा स्टेबल मतलब होगा ज़्यादा। तो मैंने ऐसा सोचा कि जो स्मॉल रिंग होते हैं, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग, वो कम स्टेबल होते हैं 4 5 6 मेंबर्ड रिंग से। इसमें क्या हो रहा है? 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है और 7 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, उसमें 5 और 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो रिंग जो है वो ये बड़ा है, मतलब मोर स्टेबल है। तो इसलिए इसमें मैंने सोचा कि बी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। मैं सी के साथ जाऊंगा। आंसर क्या है? हाँ सर सही है। हाँ, तो सी के साथ क्यों गया मैं समझाया। हाँ सर अभी समझ। ओके सर जी भाई। सर
सर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आपने बोला कि अभी ऑप्शन ए जो है जी वो ज्यादा अनस्टेबल है, तो फिर वो जो अनस्टेबल है वो मतलब बनना चाहिए बॉन्ड बनाना। ओहो बेटा, स्टेबल होगा तो पाई बॉन्ड जल्दी टूटेगा ना। देखो मतलब पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद जो एनायन कैटायन बन रहे हैं, है ना, वो जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे वो उतनी जल्दी बनेंगे ना। हाँ सर। इसलिए मैंने बी को ज़्यादा जो है वो वेटेज दी। ओके, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, मेटा ए पैरा पे है NO2, फिर ऑर्थो पे NO2, फिर 2 NO2, फिर 3 NO2। तो बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? डी। यस, क्योंकि 3 NO2 हैं और उससे कम C। अब बचे A और B। बताओ A ज़्यादा या B? हाँ जी, बी फिर ए। पहले B या पहले A? बी और ए। और बोलो। सर पहले ये आएगा ना पैरा पे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, उसमें COOH में OH वैसे ही रहा था और COO नेगेटिव के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, है ना। यस। तो ये इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाती है कि कम करती है? नहीं बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है कि H जो है वो ट्रैप हो रहा है। ये जो H है वो इसमें ट्रैप हो गया, वो H निकलना डिफिकल्ट हो गया। यस सर, गॉट इट। ठीक, इसलिए जो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो ये भी पढ़ा होगा आपने कि मोर वोलेटाइल हो जाता है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ना, और एट द सेम टाइम लेस एसिडिक हो जाता है। ये लो मोर वोलेटाइल लेस लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो जाता है समझ गए? क्योंकि ये अपने आप में ही स्टेबल हो जाएगा तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एसोसिएशन बढ़ जाती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए ये ऑर्डर होगा। अब बताओ, एक NO2 एक Cl है, एक CH3 है। अब बोलो। सर ए फिर बी। हाँ, पहले A, फिर B और फिर C, बिल्कुल सही है। क्योंकि NO2 जो है उसका -I भी होगा -R भी होगा, Cl का -I और +R होगा बट -I इज डोमिनेटिंग, और CH3 जो है उसका +I और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बट लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, है ना। अच्छा जी, थर्ड में बोलो। ऑर्थो मेटा पैरा। सी बी बी ए। सी डी बी ए। सी और ए तो आगे होंगे बच्चे, क्योंकि चाहे वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बट ये -R शो करता है ना, ये भी -I और -R शो करता है, बट ये वाला ओनली -I। बी और डी। ये समझाया? ऑर्थो वाले में नो डाउट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, बट -R और -I दोनों लग रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे, बट मेटा में सिर्फ -I।
तो विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा तो ऑर्थो और पैरा पे ही होगा ना, इसलिए ये ऑर्डर मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ में आ जाओ। अब कौन से ग्रुप आ गए ये? हाँ, क्रिसोल बन गया। ये ऑर्थो पे CH3, फिर मेटा पे CH3, फिर पैरा पे CH3। अब ऑर्थो पे +I हाइपर कॉन्जुगेशन, मेटा पे +I ओनली, और पैरा पे +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, डी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें रिलीजिंग इफेक्ट नहीं है। उससे कम बी बच्चे, क्योंकि बी में रिलीजिंग इफेक्ट सबसे कम होगा ना, ए और सी से कम नहीं होगा, है ना। ए और सी एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं वैसे तो, है ना। एनसीईआरटी भी इसको लिखती है, बट उसके बावजूद भी हम सी जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। Sir, inductive effect decreases with distance. हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, बिल्कुल सही, है ना। बट जो एनसीईआरटी है वो लिखती है कि सी और ए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना। बट क्योंकि ए में +I इफेक्ट ज़्यादा है, तो हम इसलिए अगर +A इफेक्ट सी ए में ज़्यादा है तो इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। बट एनसीईआरटी लिख रही है कि ए और सी ऑलमोस्ट सेम होता है। चलो अगले आ जाओ। अब आ जाए क्लोरीन पे। CAB के उल्टा ABC। इसमें एक्चुअली -I इफेक्ट इज डोमिनेटिंग हैलोजेंस में, एक्सेप्ट फ्लोरीन। बाकी जो हैं उनमें -I इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसमें होगा? ऑर्थो पे, उससे कम मेटा पे, उससे कम पैरा पे। इसमें रेजोनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सिर्फ ओरिएंटेशन के वक्त दी जाती है। बाकी रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट ओनली फॉर हैलोजेंस। ठीक है, इसलिए याद रखना, हैलोजेंस के केस में जब भी आप देखोगे ना, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। ठीक है, 6th में बोलो। कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड है दोनों, एक में H है और एक Sir, E और B. A, हाँ, A एंड B। बट इसमें बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बट यहाँ पे ना आप ये भूल गए, ये याद है ऑर्थो इफेक्ट सुना है? ऑर्थो इफेक्ट सुना है? हाँ सर, मैंने तो ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर COH के रिस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप लगा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे वो विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो दैट मेक्स इट मोर एसिडिक। मतलब ऑर्थो इफेक्ट इज एसिड स्ट्रेंथनिंग एंड बेस वीकनिंग इफेक्ट। ठीक है, SIR इफेक्ट लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये इसकी वजह से, ग्रुप लगने की वजह से जो COH का इसके साथ कनेक्शन है, रेजोनेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इंस्टेड ऑफ जो इसका रिलीजिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से रिलीजिंग था ना, तो ये
टू सम एक्सटेंट विड्रॉइंग हो जाता है, इसलिए हम ऑर्डर जो है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रखना ऑर्थो इफेक्ट लगता है, इसलिए जो बी है दैट इज मोर एसिडिक देन ए, यस इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं कि चाहे रिलीजिंग इफेक्ट ग्रुप लगा हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, एक्सेप्ट जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है OH ग्रुप लगे हों तो। अच्छा NO, हाँ बिल्कुल, बट COOH के साथ अगर ऑर्थो पे OH लगा है ना तो वो ऑर्थो इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ चलो नेक्स्ट, और पैरा पे NO2, हाँ जी 6th क्वेश्चन में जी, CH3 की जगह हेलोजेंस लगे हो तो फिर और हेलोजेंस में अगर फ्लोरीन लगा हो तो इफेक्ट आएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो क्लोरीन हेलोजन लगा हो तो एसिडिक ज़्यादा ही होगी ना ऑब्वियसली। नहीं मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे या ना करे तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो तो विड्रॉइंग ग्रुप है। समझा? सर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हेलोजेंस होगा तो। फ्लोरीन होगा तो होगी, हाँ यस। है ना? ओके ओके, लास्ट नेक्स्ट वन, सर ACB। ACB, बिल्कुल हाँ अभी किया हमने। ए जो है पैरा पे है ग्रुप, फिर अच्छा पर अगेन वो नहीं लगाएंगे, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाएंगे। सर पर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सी में करो भला कैसा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाँ बनेगी है ना, तो इसलिए A C एंड B। वैसे भी ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये है कि ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो ऑर्थो पे लगाया ग्रुप अगर, है ना, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो ये तो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो उसमें तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ही नहीं है, वो तो ज़्यादा एसिडिक ही होंगे बेंजोइक एसिड से। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ओके, सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सर B। ओके ओके, एक CH3 है, एक NO2 है, एक C है और एक NH2 है। तो इसका तो प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन, इसका माइनस आई एंड माइनस आर, इसका माइनस आई एंड प्लस आर, इसका माइनस आई एंड प्लस आर। तो ऑब्वियसली ऑर्डर जो है वो
बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर ऑर्डर लिखना हो तो बी सबसे एसिडिक होगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए और फिर डी। सेकंड बी ए बच्चे माइनस आई इफेक्ट देखा जाएगा ना। अब देखो मेटा पे हैं सारे ग्रुप्स सर माइनस आर नहीं देखा जाएगा बेटा। ऑप्शन ए। बेटा मेटा, अगर ग्रुप कोई भी ग्रुप मेटा पे लगा हो ना तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है, क्यों सर? क्योंकि रेजोनेंस नहीं होती ना मेटा पे बच्चे, रेजोनेंस होती है ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए जो मेटा पे सिर्फ माइनस आई या प्लस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही देखा जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा होगा ए का, उससे कम बी, उससे कम डी और उस सबसे कम सी। नेक्स्ट वन, OH के रिस्पेक्ट में एक है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी है ऑर्थोमेटा पैरा पे, बोलो। सर बी का वेरी गुड, बी का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा, इसमें माइनस आई प्लस आर, इसमें भी माइनस आई प्लस आर। तो बी के बाद फिर क्या आना चाहिए, ए और फिर डी और सबसे कम सी। अच्छा, दो दो नाइट्रो लगे हैं। पहले केस में दोनों हो ही माइनस आई शो करेंगे, दूसरे केस में माइनस आई माइनस आर, तीसरे केस में एक में माइनस आई, एक में माइनस आई माइनस आर, फिर माइनस आई माइनस आर और माइनस आई। सर थर्ड क्वेश्चन में मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करता। नहीं बेटा, ऑक्सीजन को देखो ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऐसा करके देखो इसको। ठीक है, तो फिर सर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बट ड्यू टू प्लस आर, ये प्लस आर इफेक्ट है ना, प्लस आर और ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे सेम होगा इफेक्ट उसका, तो बट इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस, इसलिए। चलो फोर्थ में बोलो, सबसे ज्यादा किसका हो? सर बी। यस, क्योंकि बी में क्या है, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, स्ट्रांगली विड्रॉइंग है ना, और सबसे कम होगा आई थिंक ए, क्योंकि जो सिर्फ माइनस आई लग रहा है। यस सर, बी के बाद सी आएगा ना। बी के बाद सी आना चाहिए, डी और फिर ए। आइडेंटिफाई द नॉन फिजिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो नहीं होगा।
एल्कोहल का रिएक्शन NaOH से हो जाता है? नो। एक ही आइडेंटिफाई करना था ना कि एक से ज़्यादा है। सर फर्स्ट क्यों पॉसिबल है? नहीं, मैं पहले इसको चूज़ कर लिया मैंने कि अच्छा अब बुरे बाकी क्यों फिजिबल है ना। ओके, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ना, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। अगर दोनों sp3 हाइब्रिडाइज होते तो ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, but sp hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized nitrogen. तो इसीलिए सी पे नेगेटिव पॉसिबल है। सी, हाँ ये भी सही है ना। और इसमें तो सिंपली H नेगेटिव है तो H पॉजिटिव। बट ये अल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, पर उसका रीजन क्या है? एक्चुअली देखो, पहला अल्कोहल कैन रिएक्ट विद सोडियम ओनली। सर ये इसमें भी देखते हैं ना सर, अल्कोहल के नॉन चेक। हाँ, फिनोल कैन रिएक्ट विद सोडियम एंड NaOH। Carboxylic acid can react with sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate। ठीक है, तीनों से ही रिएक्शन कर देता है ये। ओके, select the number of compounds in which deprotonation gives aromatic ion। Select the number of compounds in which deprotonation gives aromatic anion। ये हो सकता है क्या? पहले केस में देखो, एक एक केस लेते हैं पहले ना। ये अगर ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, मतलब ये नहीं होगा ना। ये हो भी सकता है। नहीं हो सकता ना। दूसरे केस में 1 मिनट बेटा, मैं आया है।
आप बनाओ तब तक मैं 1 मिनट में कोई आए। ओके, किया? देखो, ये दूसरा अगर मैं बनाऊं, दूसरे में प्रोटोनेशन कहाँ से हो सकती है? यहाँ से नहीं हो सकती, 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 तो ये तो अलग ही हो गया, इसको तो छोड़ ही दिया जाए। थर्ड केस में इसका एनायन बनाया जाए। ये आ गया, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, तो ये रेजोनेंस हो रही है पूरी, और इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एरोमेटिक भी है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में अगर बात करें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी तो हो सकता है। Number of compounds in which deprotonation
दोनों हो सकते हैं ये। क्या ऑप्शन, आंसर क्या है? व्योम? अरे मेरा डाउट नहीं है। किसका है फिर? ये किसका डाउट है? आपका नहीं? साकेत आपका है? नहीं तो किसका डाउट है? किसी ने तो भेजा होगा, तभी तो मैंने लिखा होगा। हम्म? ये सर ऐसा ही कोई जैनिल ना, एक मिनट देखता हूँ मैं जैनिल का। सर उसने मुझको भेजा था तो मैंने साथ में भेज दिया, लगता है आपको ही। ऐसा? चलो जिसका डाउट है वो जब बोलेगा तब देख लेंगे। पर ये दोनों हो सकते हैं। और सर तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स 2 हो जाएंगे ना? हाँ, दो होंगे। ये आपका है? सर ये मेरा है। अच्छा, तो ठीक है। चलो, पैराग्राफ फॉर क्वेश्चंस 14 एंड 15 दिया हुआ है। एक फिनोल है, एक बेंजोइक एसिड है और एक बेंजीन है ना? ये तीन दिए हुए हैं आपको। अब ये तीन में आपको बोल रहा है कि एक्वस NaCO3 से पास किया तो एक ऑर्गेनिक लेयर बनी, एक एक्वस लेयर बनी, है ना? तीनों कंपाउंड हैं मिक्सचर हेक्सेन में। एक्वस NaOH में लिया तो एक ऑर्गेनिक लेयर में भी एक एक्वस लेयर बनी, सॉल्ट B, और ऑर्गेनिक लेयर बनी कंपाउंड C। तो आइडेंटिफाई करो सॉल्ट A। एक सोडियम फिनोक्साइड है, एक बी नहीं होगा? हाँ जी, सर बी। ओके। अच्छा, मतलब आपका बोलने का मतलब है कि वो NaCO3 से कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर जाएगा, यही ना? तो बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करने के बाद सोडियम बेंजोएट बन जाना चाहिए और वो एक्वस लेयर में आ जाना चाहिए, ऐसा सोच रहे हो आप ना? और फिर तो ऑर्गेनिक लेयर में फिनोल और बेंजीन होंगे। फिर एक्वस NaOH से करोगे तो एक्वस लेयर में सोडियम फिनोक्साइड आ जाएगा। और ऑर्गेनिक लेयर में
तो सॉल्ट ए तो यही होना चाहिए, सही है। फिर ऑर्गेनिक लेयर में रह जाएंगे फिनोल एंड बेंजीन। सर तो OH NaOH से रिएक्ट करके ONA बना लेगा ना? हाँ, सॉल्ट ए, फिर एक्वस लेयर में हो जाएगा सोडियम सॉल्ट और फिनोक्साइड, और ये हो जाएगा बेंजीन। तो कंपाउंड सी फिनॉल हो जाएगा। फिनोल के बेंजीन? सर NaOH का Na जो था वो नहीं, NaOH जो है दैट विल रिएक्ट विद फिनोल ना। देखो, NaHCO3 विल रिएक्ट विद COH, तो वो अलग हो गया। फिर फिनोल और बेंजीन थे, फिनोल और बेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH, तो फिनोल विल रिएक्ट, तो सी आ जाएगा ये, है ना। तो 14th का होना चाहिए बी और 15th का होना चाहिए सी। ओके, सर हाँ। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में हाँ। तो सर ऑप्शन ए भी तो आएगा ना, मतलब मैंने सर आपको उसका मतलब एक्सप्लेनेशन सेंड किया सर, एक बार आपको व्हाट्सएप पे। एक मिनट, सर एक्चुअली मुझे वो गूगल हाँ मैं देख लेता हूँ। हाँ उसका स्क्रीनशॉट सेंड किया। जैसे ये पाई बॉन्ड में इन्होंने एनायन तो बनाया ही नहीं। अच्छा, ओके, ये है, मैं इसका एनायन बना देता हूँ ना। एनायन बना दूँ, चलो इधर ले जाऊँ, जैसे ये ले गया है। ये फिर हाँ,
ऐसे जाए, और फिर सही है, हो जाएगा ये भी। तो 3 होंगे ना, 3 हो जाएंगे ये भी दोनों, और ये तीसरा भी। ये ठीक है, क्या नाम है व्योम? यस सर ठीक है ये। ये पता नहीं किसने भेजा है, असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो है वो तो किसका होगा, ए का। सर सी उसके बाद। वाई नॉट बी? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ जी, ऑप्शन बी। ए बी, फिर डी, डी होना चाहिए ना, डी उसके बाद ए आना चाहिए ना, ए सी आना चाहिए। क्या बोलते हो? सर सी में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा नहीं होगा? सी में सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए तो हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। यस। हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये भी 14th, ये क्या चक्कर है व्योम? और वो एक्सरसाइज 2 का था। अच्छा, 1 2 3 है। ओके, तो इनमें से हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक है HF, ए, ओके, तो इसमें अगर एसिटिक एसिड और HF को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दे आर वीकर एसिड दैन
आई थिंक यही होना चाहिए फिर। सर ये ऐसे ही बनाना है थर्ड नंबर का? हाँ, थर्ड वाले में ये हो रहा है ना कि जो HF और SBF5 है ना, ये सॉल्ट बना देते हैं ऐसे, HB SBF6 नेगेटिव, मतलब HB SBF6 ये सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। वीकेस्ट एसिड डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर, तो ये तो आसान सा है 15th का, बोलो कौन सा होगा? सी। बिल्कुल सही, सी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और उसके साथ मिथाइल अटैच है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, डी नहीं होगा, मैं कंफ्यूज हूँ। बेचा डी में पंगा क्या है कि 3 बेंजीन रिंग अटैच है ना बच्चे, तो वो तो एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर देंगे, ये एनायन को डिस्टेबलाइज करेंगे मिथाइल ग्रुप्स। यस सर। ओके 16th बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? बी। बी, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप लगा है NO2, है ना, और एट द सेम टाइम ये जो है SIR करेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि क्या ग्रुप्स जो हैं वो बल्कि हैं, तो COH को आउट ऑफ प्लेन ले जाएंगे इसको, और NO2 तो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए बी इज मोस्ट एसिडिक। सर सी क्यों नहीं होता? सी में तो बचा ये रिलीजिंग ग्रुप्स है ना, ये भी रिलीजिंग, ये भी रिलीजिंग, सारे रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। तो सर सी में आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा? सी में तो नहीं जाएगा ना बच्चे, क्योंकि यहाँ तो नहीं है ना, ऑर्थो पोजीशन पे हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। Most important condition for resonance to occur in that involved atoms in resonating structure must be coplanar or nearly coplanar for maximum delocalization. If this condition does not fulfill, involved orbitals cannot be parallel to each other. As a consequence, delocalization cannot occur. Bulky groups present on adjacent atoms inhibit the planarity of the atoms involved in resonance. This phenomenon is called, हाँ ये आया, steric inhibition of resonance, SIR. Steric inhibition of resonance has profound effect on physical properties, acidity and basicity, and reactivity of organic compounds. कल करें ये सब, एक्चुअली कोई आए हैं मेरे घर पे, तो कल कितने बजे हो सकती है क्लास? सर इसी टाइम पे चल जाएगा। हाँ सर इसी टाइम पे। ठीक है, तो 10:30 है, ओके, कल Yes. 10:30 मिलते हैं, ओके।